हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। इस क्लास में आज हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात करते हैं। तो इस क्लास में आज आप मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। और ये मेंडलीव की आवर्त सारणी क्यों बनानी पड़ी, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी भी कमियां हैं, ये सब आज की इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। इसलिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी और इसको बनाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि मेंडलीव ने सन 1871 में एक सारणी बनाई थी जिसका नाम था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। उस मूल आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर किया था मोसले ने। सन 1913 की ये बात है जब मोसले ने इस सारणी को बनाया था। उन्होंने बहुत सारी कमियों को दूर किया था। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बाद इन्होंने ये सारणी बनाई और इसमें इन्होंने संशोधन किया। जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें इन्होंने संशोधन करके ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। इस आवर्त सारणी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक बार बोर्ड को देख लेते हैं, बोर्ड पर क्या लिखा है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सन 1913 में मोसले ने जो है एक सारणी बनाई थी और इस सारणी में क्या थे, तत्व थे हमारे 118। और सबसे बड़ी बात कि इस सारणी को बनाते वक्त उन्होंने एक बात को ध्यान में रखा कि जो मेंडलीव ने पहले से कह रखा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात कि मतलब मोसले ने कहा था कि मेंडलीव ने जो कहा था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे, तो मोसले ने कहा कि नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। तो आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है या फिर आवर्त नियम क्या है। तो आपको क्या बताना है, कहना है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये था हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। उसके बाद हम बात करें तो तत्वों का मूल लक्षण था उनका परमाणु क्रमांक। उसके बाद बात करते हैं संरचना की। तो इस संरचना को बनाते वक्त इसकी जो संरचना उन्होंने की है उसमें ध्यान रखा है इन्होंने कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, सबसे कोने में वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरान जो है आपका 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऐसे करके इन्होंने परमाणु क्रमांक के हिसाब से सबका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मतलब सबको अपना अपना एक स्थान दे दिया। तो ये था उनका मूल लक्षण। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होंगी? 7 क्षैतिज पंक्तियां। मैंने आपको बताया था 7 क्षैतिज पंक्तियों का मतलब कि कितनी कितनी वो लाइनें जो हैं वो पड़ी पड़ी लाइनें हैं। देखते हैं ज़रा, देखिए आप, ये पहली लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी और ये 7वीं। अब बात करें कि फिर ये कौन है, बस यही तो समझना है कि 7 लाइनें यहाँ से यहाँ तक की हो चुकी हैं, मतलब ये 7 पंक्तियाँ हो चुकी हैं और इन पंक्तियों को हम लोग आवर्त कहते हैं। और पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 7 थी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कितनी श्रेणी जो है, कितनी पंक्तियां हो गई? 7। अब बात करें आखिर ये क्या है, तो देखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है 55, यह है सीजियम, यह है बेरियम, इसका 56 और यह है आपका लेंथम। तो इसका जो होता है वो होता है 57। उसके बाद अब इनको यहाँ पर जगह नहीं मिली थी, इसलिए इन्होंने इस वाले को यहाँ पर
जो है परमाणु क्रमांक यहाँ लगा दिया, मतलब 57, 58, 59, 60, 61 ऐसे करते हुए चले गए। फिर उसके बाद जो लास्ट में समाप्त होगा फिर यहाँ से फिर शुरू हो गया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है उस वाली लाइन में कितने अगर हम तत्व गिने तो यहाँ से आप गिनते हुए चले जाएंगे, फिर इसको आप गिनेंगे तो टोटल 32 तत्व होंगे। इसी प्रकार ये हमारे हैं, ये AC लिखा हुआ है तो इसको एक्टिनम बोलते हैं, और ये हमारा हो गया AC। ये वाला यहाँ से फिर से शुरू होता है, पूरी लाइन ये जाएंगे लेकर, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो हम लोग गिनना शुरू कर देंगे। इसका मतलब फिर आप इसको काउंट करेंगे तब भी 32 ही होंगे। मतलब ये उनको वहाँ पर जगह नहीं मिली थी तो इसलिए इन्होंने इसको नीचे रख दिया। यही इस सारणी की सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें इनको जगह नहीं मिली, इसलिए इन्होंने क्या किया, ऐसा शेप रखने के लिए, एक लाइन में करने के लिए इनको अलग जगह पर नीचे बना दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। ब्लॉक की भी बात करेंगे लेकिन अभी आगे आने दीजिए, समय आएगा तो फिर सब कुछ बताएंगे। उसके बाद क्या कहा कि 7 क्षैतिज पंक्तियां होंगी जिन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट आवर्त हो गया, ये द्वितीय आवर्त है। समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप रटोगे तो प्रॉब्लम होगी। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा आवर्त हो गया पूरा, ये 5वां आवर्त, ये छठा और ये 7वां आवर्त। मतलब टोटल 7 आवर्त होते हैं। और उसके बाद वर्ग कितने होते हैं, 9 वर्ग। अब 9 वर्ग कौन से हैं देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा है, सेकंड ए लिखा है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन्थ हो गया। उसके बाद देखिए कहीं पे 8th नंबर पड़ा है, 8th हो गया, और वो लास्ट में 0। अगर हम लोग देखें तो ये टोटल आपके 18 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब ये 18 स्तंभ होते हैं उसमें, लेकिन इन्होंने 18 की जगह पर कहा 9, और उन 9 को बांट दिया 2 हिस्सों में। 9 को 2 हिस्सों में कैसे बांटा, क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने टोटल क्या किया, फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, ऐसे करते करते ये 7 तक चले गए। और उसके बाद इन्होंने टोटल जितने भी 7 थे, जितने भी टोटल 1 से लेकर 7 तक, उनको सबको A और B में बांट दिया। और A और B में बांटने का मतलब वो उपवर्ग कहलाया। इसका मतलब फर्स्ट A हमारा उपवर्ग होगा, फर्स्ट B हमारा उपवर्ग होगा। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट A लिखा है, और ये यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट B लिखा है, फिर उसके बाद सेकंड B। इसका मतलब इन्होंने क्या किया उसको पढ़ते हैं। 0 व 8 को छोड़कर सभी उपवर्ग A व B में बटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जितने भी इनके क्या वर्ग थे वो सारे उपवर्ग में इन्होंने बांट दिया, लेकिन वर्ग थे टोटल 9, लेकिन 0 को और 9 वाले को छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब 0 वाले को और 8 वाले को छोड़ दिया, तो ये टोटल कितने हो गए देखिए। अब 8 मतलब 8 वाले में कुछ नहीं किया, ए भी कुछ नहीं दिया, लास्ट वाले को 0 कहते हैं। 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस वाला समूह है। उस वाली में जितने भी लिखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे ना अक्रिय गैसें हैं, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जो है अभिक्रिया में भाग लेंगे वो समान होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम लोग किसी एक वर्ग को ले लें, मान लीजिए आपने, हम इतना साफ कर देते हैं तो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट ए वर्ग ले लिया। अब फर्स्ट ए वर्ग हम ले लेते हैं। फर्स्ट ए वर्ग देखिए क्या है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखें तो क्या लिखेंगे आप, सिर्फ 1 होगा। उसके बाद हीलियम को देखें तो इसको 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद सोडियम हो गया तो कैसे लिखेंगे आप इसको, सोडियम को 2 लिखेंगे, अगले बॉक्स में 8 होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1 होगा। तो हीलियम का मुझे नहीं लिखना है, क्या करना है, हाइड्रोजन का, फिर उसके बाद लिथियम का लिखना है। तो लिथियम में कौन है, 2,1 होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 3, इसका 11, सब कुछ आपको पता है। इसका 1 परमाणु क्रमांक होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। ऐसे ही चलते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन के बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाहरी कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के बाहरी कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रकार अगर पोटेशियम को लिखें तो उसके बाहरी कोश में भी क्या होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। चाहे तो आप करके देख लीजिए, टोटल 19 हो गया। इसका मतलब कोई भी वर्ग आप उठा लीजिए, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब
कि एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। क्लियर बात। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो सब में एक एक आएगा, इसका लिखा जाए तो सब में दो दो आएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। और ये 3 3 आएगा, इसमें 4 4 5 5, और इसमें क्या है, लास्ट वाले में नहीं होगा, मतलब 8 जो है वो नहीं आएगा। और लास्ट वाले को आप देख रहे हैं तो इसका अष्टक पूरी तरीके से भरा होगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। लिखा है पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होगी। जरा काउंट करते हैं। देखिए जरा, पहले आवर्त में एक तत्व और ये लास्ट में लिखा है दूसरा तत्व, मतलब पहले आवर्त में 2 ही तत्व पाए जाएंगे। दूसरे में देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8, क्योंकि तीसरा देखिए जरा ध्यान से, तो ये फिर से 8 ही हो गया। मतलब पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में फिर से 8 तत्व। जरा चौथे में क्या होता है, देखिए जरा, 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब इसके बाद वाले में भी 18 होंगे। फिर उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें भी क्या होंगे, 18 होंगे। इसका मतलब पहले वाले में 2, दूसरे और तीसरे वाले में कितने, 8 और 8। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अभी ये सब भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो आपका दूसरा भी हो गया, सब कुछ हो गया, दूसरे और तीसरे में भी। और तीसरे में देखिए, चौथे में क्या है, चौथे में आप देख रहे हैं, चौथे और पाँचवें में आपने काउंट किया है, दोनों में 18 होंगे। लेकिन क्या छठे आवर्त में भी इतने ही तत्व होंगे? आप कहेंगे जी सर उतने ही होने चाहिए ना, गलत सोच रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पर देखें जरा, तो 1 2 3 ये आप वहाँ तक काउंट करेंगे 18, लेकिन ये हो गए 18। फिर आप इसको काउंट करना शुरू कर दीजिए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। इसका मतलब जो हमारा छठा वाला आवर्त होगा उसमें तत्वों की संख्या 32 होगी, है ना। तो इसका मतलब फिर इसमें भी क्या होगा, 32 ही होगी, क्योंकि ये सब ना यहीं से आए हुए हैं, इनको जगह नहीं मिली थी, इसलिए इन्होंने इनको नीचे रख दिया। इतनी बात क्लियर। इसका मतलब पहले में जो होंगे आपके वो होंगे 2, उसके बाद वाले में दूसरे और तीसरे में 8 8, और उसके बाद चौथे और पाँचवें वाले में 18 18, और छठे व सातवें वाले में 32 32। इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, पहले वाले में थे 2, इसलिए उसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे वाले में कितने थे हमारे, थे देखिए ध्यान से, दूसरे और तीसरे वाले में 8 8, इसलिए उसको लघु आवर्त कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा चौथा और पांचवा है उसमें थे 18 18, इसका मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। और जिसमें 32 32 हैं उसको भी दीर्घ आवर्त ही कहते हैं, या फिर आप अति दीर्घ आवर्त भी कह सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग के कितने आवर्त होते हैं और किसमें कितने कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने कितने तत्व पाए जाते हैं। तो इतना ओके हो गया होगा। अब बात करें कि आवर्त सारणी की विशेषता क्या होती है, और वही आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहली बात तो संयोजकता, परमाणु आकार, ऑक्साइड की प्रकृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद आपका विकर्ण संबंध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैंने ये टेबल बनाकर रखी ताकि आपको बहुत अच्छे से हम समझा सकें। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गई आवर्त सारणी। अब देखिए इनकी विशेषता क्या होगी। पहला पॉइंट लिखा है, संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। अब कोई भी एक हम लोग आवर्त उठाकर देखें तो हमने लिया लिथियम से शुरू किया और चले गए हम कहाँ तक, जो है आपके फ्लोरीन तक, क्योंकि आपकी जो लास्ट वाले हैं ना उनकी संयोजकता 0 ही होती है, क्योंकि वो अक्रिय गैसें होती है। इतनी बात क्लियर। और इस सारणी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया था, लेकिन मोसले ने कहा नहीं, वो अक्रिय हैं तो क्या हुआ, हैं तो इसकी सदस्य ही ना, है तो तत्व ही, तो उनको भी उन्होंने स्थान दे दिया। मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, स्थान सबको दिया गया है मोसले की सारणी में। और वो मोसले कौन थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो मूल वाली थी उसका संशोधन जो इन्होंने किया, मतलब इन्होंने आधुनिक बना दिया इसको, सारा
संशोधन इनका किया हुआ है और अकेले का किया हुआ नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक लगे थे, उनमें से एक का नाम था रैंग। बहुत सारे नाम हैं, क्या करोगे जान के। चलिए फिर अब देखो जरा ध्यान से, आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहला पॉइंट, संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखो। क्या किया, अगर हम लिथियम की बात करें तो इसकी संयोजकता आपको पता है कि 1 होती है। उसके बाद अगर बेरिलियम की बात करें तो इसकी संयोजकता आपको पता है 2 होती है। अगर बोरॉन की बात करें तो इसकी संयोजकता आपको पता है 3 होती है, और आपको नहीं पता है तो अभी मैं बताऊंगा आपको ये कैसी, और इसकी 4। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की संयोजकता आपको पता है कि -3 आप लिखते हो। क्यों लिखते हो ना -3? क्योंकि उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए। समझ रहे बात को मेरी? मतलब जो नाइट्रोजन होता है उसके 5 होने चाहिए, लेकिन 5 में से 8 को घटा देते हैं, इसलिए -3 हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर बाहरी कोश में 5 होंगे। फिर बात करें ऑक्सीजन की, तो बाहरी कोश में 6, और उसके बाद आप घटा दोगे तो इसका मतलब -2। और F की बात करें तो F में क्या करोगे आप, देखिए बहुत ध्यान से, ये F हो गया तो 7 होंगे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, उसमें से 8 घटा दोगे तो ये हो गया हमारा -1। ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, क्या लिखेंगे, लिथियम में 2,1, बेरिलियम में 2,2, बोरान में 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। समझ में आ रही इतनी बात? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तत्वों के आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसके टॉप 4 वीडियो का देख लीजिएगा। आपका जितना भी केमिस्ट्री का वीक पॉइंट है वो सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री का बेस मजबूत करना होगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है? टॉप वीडियो मेरा नीचे लिंक में दिया हुआ है, धनायन एवं ऋणायन, जिसमें बहुत सारे व्यू आ चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कमेंट्स जो है हमें बताई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर अच्छी कोई कमेंट करता है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं अच्छी कमेंट करने वाले एक बच्चे का नाम बताना चाहता हूं, जो हर बात में शायरी लिखता है और शायरी के थ्रू मेरी अच्छाइयों को वो बताता है। तो चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे हम उसकी। तो ये हुआ हमारा F। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई कि 1 से 4 तक आप देखें तो बढ़ रही है, और उसके बाद फिर ये अब घट रही है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब नाइट्रोजन की, और हाँ, संयोजकता में माइनस+ नहीं लगाया जाता है। अगर आप 10th में हैं तो आप अपने नॉलेज के लिए संयोजकता को आयन समझ सकते हैं, वरना आप इसके आगे माइनस नहीं लगा सकते। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब 1 से 4 तक बढ़ी और उसके बाद 3 से यहाँ तक घटने लगी। हम कह सकते हैं कि 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से लेकर नीचे तक घटने लगती है। हर जितने भी आवर्त बने हैं, हर आवर्त की यही कहानी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं कि संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है। लेकिन ये संयोजकता सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के प्रति। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के प्रति तो उसको हम ऑक्साइड की जब प्रकृति बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद देखो, हम बात करें धात्विक गुण का, तो आपको पता है कि अगर आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएं, बाएं से दाएं की ओर जाएं, मतलब ये हमारा बायां हिस्सा, ये मेरा दायां हिस्सा, तो धात्विक गुण घटता है। क्योंकि इस सारणी में जितने आप उधर ग्रीन वाले देख रहे हो वो सारी के सारी उपधातुएं हैं। उपधातुएं क्या होती है? जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि इस तरफ जितने लिखे हैं वो क्या हैं। देखिए, बीच कुछ अपवाद जरूर होते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए सब कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है। इसका मतलब इधर धातुएं हैं, उधर अधातुएं हैं। इतनी बात क्लियर? ये किसने कहा किया? ये सारा खेल मोसले का है। मोसले ने ऐसा किया कि बाएं ओर धातुओं को रखा, दाएं ओर अधातुओं को रखा।
अब उन्होंने ऐसा करते वक्त बहुत कुछ किया था। ये सारणी जब आप बहुत कुछ पढ़ना चाहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है मुझे। अब बता दे ज़रा थोड़ा सा कि ये जितने लिखे हैं ये सारी दुर्लभ मृदा क्षार धातुएं हैं और ये भी आपकी क्षार धातुएं हैं। ये सारे के सारे क्षार धातुएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। उसके बाद इनको संक्रमण तत्व उन्होंने कहा, उनको भी कुछ कहा, वो अधातुएं धातुएं वाला सब कुछ मतलब उपधातु और अधातु को उसमें रखा, इनको अंतः संक्रमण कहा, सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने बता दिया कि समूह में, अब हमने बताया आवर्त में क्या होता है, धात्विक गुण घटता है, लेकिन अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएं तो धात्विक गुण बढ़ता है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि जो इधर से घटेगा वो इधर से जरूर बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर समझ आ गई। इसका मतलब इधर से देखें, हम पूछे आपसे कि बताओ लिथियम ज़्यादा धात्विक है कि सोडियम ज़्यादा धात्विक है, तो आप कहोगे सर लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है, इसका मतलब सोडियम ज़्यादा धात्विक गुण को रखता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। इसका मतलब समूह में आप ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो घटेगा। आपको याद रखना है सारा खेल ऊपर से नीचे आने में है और बाएं से दाएं जाने में है, दाएं से बाएं मत लिखिएगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखो ऑक्साइड की प्रकृति, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। आपको पता है कि ऑक्साइड का मतलब होता है O-2, तो हमने इसको लिख दिया कम से कम 7-8 बार O-2। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर मिटा दे तो थोड़ी, छोड़िए नहीं मिटाते। देखिए ज़रा, ये लिथियम ये सोडियम सब कुछ लिखा है, किसी भी एक आवर्त को ले लीजिए तो हम वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला आवर्त लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बहुत ध्यान से, ये हो गया सोडियम, यही पूछा जाएगा थर्ड वाला आवर्त, ये सोडियम हो गया, तो हमने ले लिया सोडियम जिसकी संयोजकता Na+1, Mg को ले लिया, ये अपवाद है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद Al को लिया, Al+3 होता है, ओके। अब उसके बाद सिलिकॉन को लिया जो Si+4 होता है, फिर फास्फोरस को लिया, P+5 लिया। अब समस्या, आपने याद किया है कि सल्फर की वैलेंसी -2, इसका मतलब सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज होगा, लेकिन सब यहाँ पर गलत। अब हम लोगों को सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन को इसको चार्ज के रूप में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, अक्सर ये एग्जाम में आता है। कैसे आता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मात्र 1 मिनट। तो क्या किया मैंने, P+5, फास्फोरस के बाद सल्फर, तो सल्फर के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, हमने कितना लिख दिया, +6 लिख दिया। इतनी बात क्लियर। उसके बाद लास्ट में कौन है, Cl, और Cl के बाद कौन आएगा, Cl के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन और -2। अब अगर इनसे फॉर्मूला बनाया जाए तो इससे फॉर्मूला बनेगा Na2O, इससे बनाया जाए तो MgO, और उसके बाद अगर इससे बनाया जाए तो Al2O3 बनेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सबका नाम बताएंगे, लिख लीजिएगा। इसको अगर बनाया जाए फॉर्मूला तो Si+4 और O-2 आपको दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन लिखा हुआ है, और O कितना लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर Si, और उसके बाद O2। तो इससे अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, 2 1 2 2 2 4, मतलब SiO2, ठीक है। इससे अगर बनाया जाए तो इससे बनेगा P2O5, इससे बनता है P2O5, और इससे अगर बनाया जाए फॉर्मूला तो इससे बनेगा SO3। देखिए 2 1 कम 2 2 3 6, और इससे बनाया जाए तो Cl2O7। इतने सारे मैंने बना डाले। अब आपके एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आता है कि ऑक्साइड की प्रकृति बताइए, किसमें, किसी एक आवर्त में ऑक्साइड की प्रकृति। तो आपको थर्ड आवर्त लेना है। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि थर्ड आवर्त में, और ये सारे लिख देना है जैसे मैंने लिखे हैं, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, लिख लीजिएगा। तो ये इतनी समझ में आ गई बात कि ये बना हमारा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको दूसरा नाम है इसका एल्यूमिना। उसके बाद ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो बालू का फॉर्मूला होता है, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये है Cl2O7। अब देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर जो सबसे लिखा है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय है,
और जो नीचे लिखा है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक आवर्त में, या कह सकते हैं थर्ड आवर्त में, जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती जाती है। अब ये क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमने बताया ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, सबसे ज़्यादा Cl2O7, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा, अलग मत समझिएगा, इन सब में सबसे ज़्यादा Cl2O7 अम्लीय होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब किसी आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आपकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति घटती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रबल क्षारीय, फिर नीचे वाला दुर्बल क्षारीय, ऊपर वाला कम प्रबल, नीचे वाला अधिक प्रबल। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, मतलब अधिक अम्लीय होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रबल अम्लीय, और ये वाला प्रबल क्षारीय होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार निर्भर। देखिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा बहुत है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में जब भी आता ना, मैं जब पढ़ता था मैं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी मुझे। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, और अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये आपको हमने इतना सब कुछ बता दिया। अब बात करें विकर्ण संबंध की। ये जो विकर्ण संबंध है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये अलग से पूछा जाता है। विकर्ण संबंध क्या है, परिभाषित कीजिएगा। तो देखिए ये मैंने कुछ लिख रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। तो ये कौन से आवर्त के तत्व हैं, द्वितीय आवर्त। द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके जो विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनके भौतिक और रासायनिक गुण मैच करेंगे। अब ध्यान से देखो, लिथियम द्वितीय आवर्त, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिथियम लिखा, इसमें लिखा बेरिलियम, फिर लिखा हमने बोरान, और फिर लिखा कार्बन। ये क्लास आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले की तैयारी के लिए सबसे बेहतर क्लास हो सकती है, पूरे 7 नंबर के लिए। याद रखिएगा इस बात को, देखना मत भूलिएगा एग्ज़ाम से पहले, अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और उसके बाद फिर आपको तृतीय आवर्त के तत्वों को लेना है, जिसमें कि सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद एल्युमिनियम और सिलिकॉन। आगे आप और ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन फिर भी 4 ही काफ़ी हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो फिर भी अगर एग्ज़ाम में याद ना आए तो याद कर लेना 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14। अब देखो इसका क्या मतलब है, लिथियम का मतलब 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, 11, 12, 13, 14। इतनी बात समझ आ गई। लिथियम के गुण मिलते हैं मैग्नीशियम से, बेरिलियम के गुण मिलेंगे एल्युमिनियम से, और बोरान के मिलेंगे सिलिकॉन से, और कार्बन के आगे जो होगा उससे मिलेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि विकर्ण संबंध का क्या अर्थ होता है। अब बात करें हम अगर किसी दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या है, प्रारूपिक तथा निरूपक तत्व। अब बात करें हम लोग प्रारूपिक तथा निरूपक तत्व की, तो आपको इसके लिए बस इतना याद रखना है कि तृतीय आवर्त के जितने भी आपके तत्व हैं उन्हें हम लोग प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं। मतलब कि ये जो तृतीय आवर्त है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे के सारे प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहलाते हैं। इतनी बात आपकी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो बात करें सेतु तत्व की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। यदि आप आगे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिज एलिमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, सेतु तत्व हिंदी में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए फर्स्ट आपका जो क्या है, आपका फर्स्ट वाला समूह है, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला वर्ग हो गया। इसके एलिमेंट्स को आप लिख दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाले के क्या है, HLI और Na, तो हमने लिखा
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद। क्लियर बात। चलो H हो गया, Li हो गया, उसके बाद देखो जरा ध्यान से, फिर कौन हो गया, सोडियम हो गया। ये जो तीनों आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ए के जितने भी यौगिक हैं, मतलब जो जितने भी तत्व हैं फर्स्ट के, जो फर्स्ट वर्ग है आपका, वो सारे के सारे जितने हैं फर्स्ट बी से समान गुण प्रदर्शित करते हैं और इनको हम लोग कहते हैं सेतु तत्व। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए मैंने कहा ना, हेलीना करे रब से फरियाद, इसका मतलब ऐसे आपको करना है, ऐसे ऐसे लाइन खींचना है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेतु तत्व। HLI हेलीना करे के हो गया, रब और से फरियाद, मतलब आप इसको लिखेंगे सीजियम और उसके बाद फिर फ्रांसियम। आपको अगर बहुत ज़्यादा नहीं याद है तो बस आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद अब फर्स्ट ए के जो हैं वो आपके जो फर्स्ट बी के साथ भी समान गुण प्रदर्शित करेंगे। तो फर्स्ट बी को आप कैसे याद करोगे, कापर AgAuRg, कापर AgAu, बस 3 काफ़ी है। क्या करते हैं, कापर मतलब Cu, Ag मतलब ये, और उसके बाद कौन है आपका कापर AgAu। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जिससे आप ये पूरी ये जो त्रिकोणमिति नहीं, पूरी जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको याद कर लें, तो फिर जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फिर आप लोगों के लिए इसकी भी क्लास बहुत अच्छे से लेकर आएंगे, जैसे कि हेलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सपारी बाप राजी। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से ना आप सब कुछ याद कर सकते हो। चलो अच्छा, फर्स्ट ए को लिख लिया। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड में कौन है, BEMG, और देखो बेटा मांगे कार सपारी बाप राजी, मतलब क्या BE, तो हमने लिखा BE, और मांगे का मतलब MG, और उसके बाद कार का मतलब CA होता है। अब तीनों को लिख दिया, लेकिन तीनों मत लिखो क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक होता है। देखो ये 2 थे, यहाँ पे 3 थे, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया और उसके बाद इसे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। बहुत ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका बताते। 2 हिस्सों में बांटा। अब मैंने इनको लिखा नीचे, कार सफारी बेटा राजी, मतलब क्या हुआ, CA SR और बेरिलियम, बस 3 काफ़ी है ना, इतने काफ़ी है, आगे ना मत लिखो। अच्छा देखो, फिर फर्स्ट ए, सेकंड ए हो चुका है। अब सेकंड बी में आओ, जिंक कैडमियम Hg, है ना, जिंक कैडमियम Hg का मतलब होता है पारा मरकरी, जानते हो ना, जो वो किस में भरते हैं हम लोग, थर्मामीटर में पारा लगा होता है ना, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अच्छा इतनी बात। अब देखो जरा ध्यान से, यही एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ये जिंक हो गया, जस्ता, कैडमियम हो गया और Hg। क्या इतनी बात समझ आ गई। इतना लिखने के बाद नीचे यहाँ कुछ लिख देना कि ये फर्स्ट ए के हैं, ये फर्स्ट बी के हैं, और उसके बाद ये किसके हैं, ये सेकंड ए के हैं और ये सेकंड बी के हैं। इन्हीं तत्वों को हम लोग सेतु तत्व कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला हमारा वर्ग होगा वो फर्स्ट ए के जितने भी तत्व होंगे वो से फर्स्ट बी के साथ समान गुण प्रदर्शित करेंगे, तो इन्हें कहते हैं सेतु तत्व। बहुत अच्छे से फिर से देखकर क्लास को एंजॉय कीजिएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। चलो देखो सेतु तत्व। अब आवर्त सारणी के ब्लॉक पढ़ लेते हैं, फिर परमाणु आकार पढ़ लेते हैं और फिर क्लास को करते हैं फिनिश। चलो देखो जरा ध्यान से, ये ब्लॉक क्या है। अब आप ना इनके प्लॉटिंग करने जा रहे थे, सारे तत्व बाहर पड़े हुए थे, हमको एक बढ़िया आशियाना बनाना था जहां इन तत्वों को रखना था। तो मोसले ने क्या किया, इस पूरी सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया। जैसे कि लखनऊ में राजाजीपुरम ब्लॉक ए, राजाजीपुरम ब्लॉक बी, होता है ना ऐसा। इसका मतलब इनको भी इन्होंने ब्लॉक में बांट दिया और नाम कैसे रखा, SPDF। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो SPDF लिखते हो ना उसको कैपिटल लेटर लिख देते हो, बस वो गलती मत कीजिएगा। S स्मॉल, D स्मॉल, PV स्मॉल और FP, SPDF याद रखिएगा इस बात को। फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ बाउ का नियम दिमाग खा जाएगा अगर इसको याद नहीं करोगे तो। से SPD और F झटका मिल रहा है यहाँ से इसकी शुरुआत, और सबसे कठिन टॉपिक फिर आगे चलने को मिलेगा आपको आगे जब आप पढ़ोगे। तो SPDF, अब SPDF होता क्या है इसके बारे में तो सारा सिस्टम हो चुका है ख़त्म। अब हम इसको थोड़ा सा गंदा करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन,
इन दोनों को मिलाकर इस ब्लॉक का नाम दिया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, ये एस ब्लॉक है। मतलब यहाँ से इसको हम लोग फर्स्ट वाला इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, जितना आपको ये दिख रहा है इतने को बोलते हैं, जितना यहाँ से यहाँ तक पूरा ये दिख रहा है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में उन्होंने क्षार धातुओं को रखा, पी ब्लॉक में इन्होंने किसको रखा, उपधातुओं को रखा, अधातुओं को रखा। उसके बाद ये जो बीच वाला बढ़िया रेक्टेंगल एक पार्क जैसा दिख रहा है इसका इन्होंने डी ब्लॉक नाम रखा। क्या नाम रखा, डी ब्लॉक। इसका मतलब एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। अब जो नीचे आपको दिख रहा है वो फालतू का था, इसका मतलब उन्होंने एफ ब्लॉक नाम रख दिया। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि एस ब्लॉक जो ये दिख रहा है आपको, पी ब्लॉक जो आपको ये दिख रहा है इतना हिस्सा यहाँ से उस तरफ का, और बीच में जो बढ़िया रेक्टेंगल दिख रहा था उसको डी ब्लॉक रखा, और नीचे जो फालतू के बच गए थे जिनको वो जगह नहीं दे पा रहे थे उनको उन्होंने फालतू समझा और एफ ब्लॉक रखा। इतनी बात, फालतू समझा नहीं, मैंने थोड़ा सा मजाक में बताया, क्या हुआ, एफ ब्लॉक रखा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। अब बात करें परमाणु आकार की, तो देखिए किसी समूह में ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो परमाणु का जो आकार होता है वो लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का मान लीजिए हाइड्रोजन का छोटा, फिर हीलियम का, और उसके बाद फिर जो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से क्या है बढ़ते बढ़ते चले गए। अब सबसे बड़ा परमाणु आकार वाला आपका कौन सा तत्व होता है, कभी कभी आपके नॉलेज के लिए बताना जरूरी पड़ जाएगा मुझे। तो क्या हुआ, सबसे बड़ा वाला अगर आपको याद रखना है तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो हमें मिलता है एक बार सीजियम। ये अपवाद है, इसका थोड़ा सा कम होता है, लगभग इसके बराबर कह सकते हैं, लेकिन सीजियम का सबसे ज़्यादा परमाणु का सबसे ज़्यादा जिसका आकार बड़ा होता है, जिसका परमाणु का आकार, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सीजियम कहते हैं। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी और इसको इन्होंने किस प्रकार बनाया था, इसकी क्या विशेषताएं थी। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। मक्खी मुझे बार बार परेशान कर रही है क्योंकि अभी मैंने फ़ैन ऑफ करवा दिया है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। अच्छे से अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली क्लास आप लोगों के लिए बेहतर लेके आऊँ मैं। यहाँ से हम पूरी क्लास को करेंगे समाप्त, और अगली क्लास में आपको मेंडलीव की इस आधुनिक आवर्त सारणी की जितने भी लाभ थे और जितने भी दोष थे, इन दोनों टॉपिक्स को अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी मेहनत करें और बहुत सारे अच्छे नंबर लेके आएँ। चलिए, जय हिंद।